नमस्ते दोस्तों, मैं नीरज और आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम इस चैनल में जिसका नाम है टैली मैथड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेजर्स के ऊपर है कि लेजर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और टैली में कैसे मेंटेन करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बात करते हैं लेजर्स की। लेजर्स कुछ नहीं होके जो हमारे पास जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है किसी भी लेन देन में, ट्रांजेक्शन समझते हो, लेन देन होता है, उसमें इफेक्ट होने वाले वो खाते जिससे कुछ सामान आता है और जिसको सामान कुछ दिया जाता है, वो अकाउंट जो आपस में इफेक्ट होते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था जब हम थ्योरी कर रहे थे कि हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होने होंगे, मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम लगना ही है और डबल एंट्री सिस्टम को ही हमें फॉलो करना है। और जो लेजर है वो लेजर इस प्रकार से बनाएंगे कि पहले हम समझेंगे कि उस ट्रांजेक्शन को, जो ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उस ट्रांजेक्शन में हमारे पास कौन से वो दो खाते हैं जो हमें इफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम करते हैं अब स्टार्ट। चलते हैं अपने जनरल एंट्री पे। और जनरल एंट्री मतलब कि अपने जो ट्रांजेक्शन है उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं इन टैली में, मतलब कि हम टैली में रिकॉर्ड करना भी सीख रहे हैं और साथ में साथ उसको बनाना भी सीखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं मैन्युअली। तो चलते हैं। तो जनरल एंट्री, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था इनको, तो फिर दोबारा हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप भूल ना जाओ। तो सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। अब देखिए, कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए कुछ पैसा लगाना कंपलसरी है। अब बिना पैसे के कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तो जब बिजनेस स्टार्ट होता है, और मैंने एक चीज और बताई थी कि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस टाइम बिजनेस में जो भी बिजनेसमैन जो भी बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, वो सारी की सारी उसकी कैपिटल होती है ना। अब देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बिजनेस में क्या आया, रूल्स याद करो कि रूल्स क्या थे। पाने वाले को हम डेबिट करते थे और बिजनेस में जो आता था उसको डेबिट करते थे, और जितने भी लॉसेस और डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे, जितने भी एक्सपेंस होते थे, लॉस और एक्सपेंस होते थे, उसको हम भी डेबिट करते थे। अब इन तीन चीजों में से एक को हमें पता करना है कि डेबिट हम किसको करें ना। तो अब यहाँ पे हमें सब दिख भी रहा है कि बिजनेस में हमारे पास कैश आ रहा है ना। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो सीधा उसको करना है डेबिट। और बिजनेस में जो आ रहा है डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे। बिजनेस जब स्टार्ट होता है उस टाइम जो भी इन्वेस्ट होता है बिजनेस में वो सारी कैपिटल होती है। तो डेबिट तो हमें पता है चल ही गया है, और क्रेडिट किसको करेंगे हम, टू कैपिटल। ये फॉर्मेट है जनरल एंट्री लिखने का कि आप कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे, और टू इसको हमेशा इसी तिरछे में लिखना। कभी भी आप मैन्युअली काम करो तो इसी तिरछे फिगर को ही यूज करें। अगर आप सीधी फिगर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्मेट लेते हो तो वो गलत होता है। और जैसे कि अमाउंट लिखा हुआ 1 लाख डेबिट पहले और फिर इसके थोड़े दाएं बाएं कैपिटल, तो ऐसे अमाउंट आपको लिखना है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बिजनेस में कैश आया 1 लाख, और टू कैपिटल, कैपिटल के नाम से, मतलब कि बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैपिटल कैश से। दूसरा, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब सबसे पहले सोचिए कि हमारा जो बैंक है, बिजनेस में घुस जाइए और बिजनेस के नजरिए से सोचो कि हमने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, हमने अपने ही बैंक में या अपने बिजनेस का जो बैंक है उसमें जमा किया है बैंक में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर बिजनेस में क्या बढ़ा, बिजनेस में क्या आया ना। बिजनेस में तो हमारा क्या होगा, कैश डिपॉजिट किया इनटू बैंक में, तो हमारा क्या बढ़ा, बिजनेस का इंक्रीज क्या हुआ, क्या बढ़ा, बैंक बढ़ा, बैंक को हम डेबिट कर देंगे। अब बिजनेस से क्या जा रहा है, बिजनेस से तो कैश आ रहा है, तो इसलिए हमने क्रिएट कर दिया कैश को। बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास बैंक में डिपॉजिट की गई 20,000
टू कैश, की कैश से ना। अब तीसरी एंट्री है परचेज एनी एसेट्स, एसेट माने संपत्ति जिसमें हमारा अधिकार होता है, जो हमारी यूटिलाइज मॉनेटरी वैल्यू होती है किसी चीज की। परचेज एनी एसेट एट चेक 50,000। अब देखिए कोई भी जो हमने परचेज की है एसेट को, वो भी चेक से की है। अब देखिए बिजनेस में क्या आ रहा है, एक बात सोचिए कि बिजनेस में आ क्या रहा है। सबसे पहले यही सोचें कि बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है ना। उसके बाद सोचें कि बिजनेस में जो आता है उसको डेबिट कर दो। जो भी फिजिकल गुड्स बिजनेस में आती है उसको डेबिट कर दो, और जो बिजनेस से जाती है उसको क्रेडिट कर दो। इससे हमारे एक चीज तो पता चल जाती है कि हमें इसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है ना। अब देखिए बिजनेस में एसेट्स आ रही है क्योंकि हम खरीद रहे हैं, तो परचेस हमारे पास आई, तो एसेट को हमने डेबिट कर दिया है। यहाँ पे एसेट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एसेट कोई भी एसेट हो सकती है, एनी एसेट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है। तो एसेट लिख दिया, अकाउंट डेबिट। एक चीज तो हमें पता चल गया कि डेबिट एसेट्स होनी है, क्रेडिट किसको करें। ठीक है, अब पहली बात पता चल गई कि हमारे पास बिजनेस में क्या है, एसेट आई। दूसरी बात सोचे कि बिजनेस से क्या जा रहा है या कौन दे रहा है, ये सोचे। अब बिजनेस से देख क्या जा रहा है, परचेस एनी एसेट एट चेक। अब चेक की जगह यहाँ पे टू चेक कभी मत लिखिएगा। अगर चेक लिखा है तो वहां पर आप हमेशा बैंक का नेम यूज करें जिस बैंक के थ्रू पेमेंट गई है ना। तो इसलिए एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये सिंपल जनरल एंट्री है, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है। बस इस पे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। जो नॉन कॉमर्स है उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, मगर इसकी प्रैक्टिस से कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर हम एक और लेक्चर बनाएंगे लेजर के ऊपर ही, ताकि और अच्छे समझ में आ जाए। उसमें हम एक रूल को और बताएंगे कि जनरल एंट्री कैसे बनती है। हमारे पास दो रूल है, एक गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल के अलावा भी एक रूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप कोई सी भी जनरल एंट्री आराम से बना सकते हो, वो इस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगी। ठीक है, तो हम कहा थे तीसरे में, परचेज एनी एसेट्स एट चेक। ठीक है, 50,000। अब बिजनेस में क्या आया, एसेट आई, बिजनेस में एसेट आई तो उसको डेबिट कर दिया। अब बिजनेस से क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, चेक। चेक का मतलब हमारा बैंक कम हो रहा है ना, बैंक से पेमेंट गई है तो हमारा बैंक कम हो रहा है, तो उसको हमने सीधा कर दिया क्रेडिट 50,000 से ना। चौथा, परचेज एनी एसेट्स ऑन क्रेडिट। अब मैंने क्रेडिट का मतलब बताया था कि यहां पर क्रेडिट का मतलब होता है उधार लेना या उधार देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन क्या कहता है, परचेज एनी एसेट्स, यहां तक तो पूरा है, मगर ऑन क्रेडिट यहाँ पे बदल गया पूरा। अब इसका मतलब होता है कि जो हमने एसेट्स खरीदी है वो हमने उधार में खरीदी है। कहने का मतलब तो यही है, क्योंकि ना यहाँ चेक है ना बैंक है। ठीक है, अब परचेज खरीदी तो बिजनेस में एसेट्स तो आई है, तो उसको हमने सीधा कर दिया डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें, उसने कहा उधार लिया है, उधार देने वाला भी तो कोई होगा, नाम होगा उसका, पार्टी का नाम तो होगा, वो डालोगे अगर आप रेगुलर कस्टमर हो तो, नहीं तो आप सीधी पेमेंट करके दिखा सकते हो। मगर जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है वो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए हमने सामने वाले से एसेट्स खरीदी, ठीक है, उसने हमें एसेट्स दी, उसे हमें पैसा देना है। ठीक है, तो हम कौन हो गए उसके लिए, हम उसके लिए हो गए देनदार, मतलब कि डेप्टर, और वो हो गया लेनदार, इसका मतलब वो क्रेडिटर है ना। तो वही हमने यहाँ पे टू क्रेडिटर लिखा है, क्योंकि वो लेनदार है, उसको 40,000 रुपया हमसे लेने हैं जिसने मशीन खरीदी है। ठीक है, तो इसका मतलब एसेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, जिससे हमने मशीन खरीदी है, क्योंकि ये पैसे लेगा हमसे भी या पार्टी ने। ठीक है, और पांचवा, पेड एनी एक्सपेंस। एक्सपेंस होते हैं खर्चे जो हम आम लेन देन में करते हैं। ठीक है, दिनचर्या में जितने भी हम खर्चे करते हैं वो सारे के सारे खर्चे होते हैं, मगर जितने भी हमारे निजी खर्चे होते हैं, पर्सनल खर्चे होते हैं, वो बिजनेस में कभी नहीं दिखाते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप बिजनेस से खर्चे दिखा रहे हैं तो बिजनेस के खर्चे ही दिखाइए, आप अपने पर्सनल खर्चे ना जोड़ें तो अच्छा है। अब देखिए पेड फॉर एनी एक्सपेंस। अब देखिए जहां पर भी आपको इनकम की बात कहे, खर्चों की बात कहे, लॉस की बात कहे और प्रॉफिट की बात कहे, तो वहां पर आपने फॉर्मूले जो मैंने रूल्स बताए थे उसको रिवाइंड करें। तो मैंने क्या कहा था
कि जितने भी ऑल लॉसेस हानि, ऑल एक्सपेंसेस खर्चे, सारों जितने भी हैं उनको डेबिट कर दो, कुछ मत देखो, सीधा डेबिट कर दो। ठीक है, पेड फॉर एनी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यहां पर देखिए एक बात और गौर करने की है कि पेड फॉर एनी एक्सपेंस। अब देखिए एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस होता है जिसके बदले में हमें कोई बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिए थे, अगर हम एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उससे हमें कुछ बेनिफिट भी मिलता है। अब ऐसा है नहीं कि हमें उससे कुछ बेनिफिट नहीं होता, उससे हमारी पूरी लाइफ ही पूछो मत चेंज हो जाती है। ठीक है, तो जो भी हम खर्चे करते हैं उसके पीछे हमारा कोई बेनिफिट मिलता है। अब जो एक्सपेंस आपने पेड कर दिए तो कैसे पेमेंट की होगी आपने, या तो कैश की होगी या चेक के थ्रू की होगी, मतलब कि ट्रांजेक्शन हुआ होगा ऑनलाइन, तो वो बैंक से ही गया होगा। ठीक है, अगर किसी भी ट्रांजेक्शन में कैश या बैंक ना दिया हो तो आप कैश लेके चलिएगा। ओके, तो इसी में देखते हैं पेड फॉर एनी एक्सपेंस। अब जितने भी लॉसेस और एक्सपेंस थे कुछ मत देखो, सीधा डेबिट कर दो, इसलिए मैंने एक्सपेंस को यहाँ पे डेबिट कर दिया। और टू, अब एक्सपेंस खर्चे जो है उसकी पेमेंट कैसी हुई होगी, हमारी तरफ से क्या गया होगा, हमारी तरफ से कैश या बैंक गया होगा, बैंक कम हुआ होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में। और छठे पे है सोल्ड। सोल्ड मतलब सेल्स, वहां कहीं पे भी आपको सोल्ड भी मिल सकता है या सेल्स भी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, तो सेल या सोल्ड एनी एसेट्स 45,000 की। अब देखिए आपने सेल की है किसी को, ठीक है, अब जैसे मैं सेलर हूं, मैंने अगर किसी सामने वाले कंज्यूमर को या कस्टमर को, जो बायर है कंज्यूमर है, उसको मैंने माल भेजा, तो हमारी तरफ से क्या जाएगा। अब तुम सोचो, मैंने उसको कोई एसेट्स बेची, मशीन फर्नीचर बेचा, तो हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, फर्नीचर जाएगा। तो जो बिजनेस से जाता है उसको क्या करना है, सीधा क्रेडिट। एक चीज हमें पता चल गई कि क्रेडिट क्या करनी है, तो देखिए हमने एसेट्स को भी यहाँ पे क्रेडिट किया हुआ है। अब देखिए हमारे पास क्या आएगा, उसके बेचने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, जो हमने एसेट बेची है उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे हमें या तो उससे चेक मिल सकता है या कैश मिल सकता है, दोनों में से एक पक्का मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो हमें उससे मिलेगा या जो बिजनेस में आएगा उसको हमने सीधा कर दिया डेबिट, और जो हमारी तरफ से जाएगा उसको हमने कर दिया सीधा क्रेडिट। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट 7 में सोल्ड या सेल एनी एसेट ऑन क्रेडिट। अब देखिए क्रेडिट वर्ड यहाँ पे आपने देखा था परचेस के टाइम, क्या उधार में बेचना या खरीदना। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट वही रिपीट हुआ है मगर परचेस की जगह सेल्स है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ सोल्ड एनी एसेट्स ऑन क्रेडिट, इसका मतलब कि आपने जो एसेट्स बेची है वो उधार में बेची है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपनी तरफ से बिजनेस की तरफ से तो एसेट्स गई है, तो उसको तो सीधा क्रेडिट करना, उसमें सोचने की बात ही नहीं है कुछ भी। और दूसरी बात कि हम डेबिट किसको करें, ठीक है, सामने वाले से पार्टी से पैसा आया नहीं अभी, क्योंकि हमने उधार में खरीदा है, इन फ्यूचर में पैसा आएगा, तो इन फ्यूचर में पैसा आएगा तो हम उसको याद कैसे रखेंगे, उससे पैसा आएगा। ठीक है, हेल्पिंग ऑफ टैली से, तो हम बता के चलेंगे कि वो हमारा देनदार है, वो हमें पैसा देगा। देनदार मतलब डेब्टर है, टैली की अकाउंटिंग की लैंग्वेज में वो हमारा डेब्टर है और हम उसके क्रेडिटर है ना। वो अपनी बुक में हमें क्रेडिटर दिखाएगा क्योंकि हमें उससे पैसा लेना है, और वो हमारा डेटर है, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया है ना। सारी की सारी जनरल एंट्री दोबारा पढ़िएगा और अच्छे समझ में आएगा, और नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हम कैसे जनरल एंट्री बना सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपने कभी पता भी ना हो या शायद पता हो, ना के बराबर पता होगा, और उससे जनरल एंट्री बहुत इजीली तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि जनरल एंट्री बनाना तो हम सीख गए, थोड़ा और एडवांस लेवल पे हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और टैली में भी बना के देखेंगे कि अकाउंट कैसे बनते हैं, लेजर्स कैसे बनते हैं,
तो ये सब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो गुड लक, गुड बाय।